गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 का बायोलॉजी है। पहले चैप्टर का ये पहला चैप्टर आपका क्या है, जैव प्रक्रम। तो उसी चैप्टर का है, उसमें 3 टॉपिक मतलब 3 बार में खत्म हो चुका है 3 टॉपिक। ये उसके आगे का है। तो इसके पहले आपने मतलब पढ़ा था जैसे जंतु में पोषण। जंतु में जो पोषण होता है जंतु में पोषण हमको पढ़ना था, या मनुष्य में पोषण। यहाँ मनुष्य कर देंगे क्योंकि हम लोग मनुष्य का ही पढ़ना है। तो मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में जो पोषण होता है उसमें हमने उस दिन पहले नंबर पे जो बताया था, सबसे पहले मुख के बारे में बताया था। फिर उसके बाद में दूसरा मुख में ही सबसे पहले दांत के बारे में, फिर दांत के आगे का ही हमको बताना है। तो सब मुख के बारे में हो गया, जिसमें हमने बताया था कि मुख होता है, उसमें हमारा मुख जो होता है वो दो ओठों से घिरा हुआ होता है, और मुख के अंदर दांतें पाई जाती हैं। जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कुल मिला के 32 दांत होते हैं। और उसके बाद में जीभ हमने बताया था, तो जीभ में जो होती हैं वो 7 कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हम खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त तो हमारे उच्चारण में सहायता करते हैं, और इसके अतिरिक्त मतलब बोलने में, मतलब उच्चारण करने में हो गया, बोलने में। फिर उसके बाद में भोजन में लाल रस को मिलाने में भी सहायता करते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो था, देखिए मुख में ही होठ हो गए, दांत हो गए, ठीक है। अब मुख में ही एक भाग इसी के आगे आता है ग्रसनी, यानी कि जब हम लोग मुख से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यही मतलब मुख के बाद में यही एक पार्ट आता है ग्रसनी। तो ये जो ग्रसनी होती है ये पीछे मुख गुहा में खुलती है। अब ये ग्रसनी जो होती है इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी, यानी मनुष्य के मुख में मुख के किनारों पर 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हमने चित्र बनाया है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां यहाँ पर, ये देखिए, एक ये 2 दिख रही है, एक पीछे होता है। तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। लाल ग्रंथियों का काम क्या होता है कि लाल रस को स्रावित होती है। ये कहाँ पाई जाती है, देखिए 3 जोड़ी होती है। पहला जो होता है कर्णमूल ग्रंथियां, दूसरा होता है दूसरा होता है जो एक जबड़े के नीचे पाई जाती है। जबड़े के नीचे एक जोड़ी, और जो एक जोड़ी होती है वो जीभ के दोनों किनारों पर। जीभ के दोनों किनारों पर होती हैं। अब देखिए, तो 3 जोड़ी जो होती है कर्णमूल, जबड़े के नीचे की ग्रंथियां, और जीभ के दोनों किनारों पर। कर्णमूल जो होती हैं वो कान, मतलब दोनों कान के पास में, यानी कि मुख के दोनों कान के पास में, जबड़े के नीचे, होठ के नीचे होती है, और ये जीभ के दोनों किनारों पर, मतलब ये जबड़े के दोनों किनारों पर और ये जीभ के दोनों किनारों पर। तो इस प्रकार से मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं कर्णमूल ग्रंथियां, एक को बोलते हैं अधोजीवा ग्रंथियां, और एक को बोलते हैं अधोहनु ग्रंथियां। हमने उसको थोड़ा हिंदी टफ था इसलिए नहीं लिखा, तो आप जबड़े के नीचे, जीभ के नीचे ये भी कह सकते हैं कर्णमूल ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां और अधोजीवा ग्रंथियां, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, और एक और होता है। तो ये 3 होती हैं, ठीक है, 3 जोड़ी ग्रंथियां। उसके बाद में आता है हमारा अगला अंग ग्रासनली, ठीक है। ग्रसनी के आगे, ग्रसनी में देखिए ग्रंथियां हो गई। फिर उसके बाद में जब ग्रसनी आगे बढ़ती है, जैसे मतलब ग्रंथि के बाद में जब आगे बढ़ी, तो हमारे मुख का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं,
ठीक है, तालु कहते हैं। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ये नली जो होती है उसमें एक छिद्र होता है। उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, घाटी द्वार बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं से श्वास नली भी खुलती है। और ये जा करके ये देखिए यहाँ पर एक जो है ये आपकी मुख वाली नली हो गई, और ये फिर जा करके अलग भागों में जो श्वास नली होती है, जो नाक में जो नली जाती है वहाँ पर जा करके ये खुलती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मुख है यहाँ से आगे ये बढ़ेगी, ग्रास नली हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाती है, ये श्वास नली। तो यहीं पर क्या होती है, जो ये छिद्र होता है इसे हम क्या कहते हैं, घाटी द्वार बोलते हैं। अब ये यहाँ पर भोजन का कण श्वास नली में न जाने पाए, इसलिए यहाँ पर एक संरचना होती है, ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसे हम एपिग्लॉटिस भी बोलते हैं। फिर उसके आगे जब आप अपने मुख को ध्यान से खोल करके देखें, मतलब ऐसे थोड़ा अच्छे से खोल के देखिए, तो उसमें आपको एक लटकी हुई संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूली हुई संरचना होती है, जिसे हम यूवुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवुला। इसे हम क्या कहते हैं, यूवुला बोलते हैं। और इसी यूवुला के दोनों देखिए मुख में कुछ इस तरीके की, जब आप मुख को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचनाएं दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लटका हुआ ये जो भाग होता है ये यूवुला हो जाएगा, और ये जो दोनों उठा हुआ भाग होता है ये क्या होता है, टॉन्सिल होता है। क्या होता है, टॉन्सिल होता है। तो ये पूरे मुख की संरचना होती है। अब देखिए, अब यहीं से आगे क्या बढ़ती है, ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है इसी से आगे, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि नंबर 2 जो है आपका क्या है, ग्रास नली। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये, तो ये ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्राव नहीं होता है, ना तो यहाँ पर किसी चीज़ का पाचन होता है, बस यहाँ से मुख से भोजन सरकता हुआ आगे बढ़ता है ग्रास नली में। ठीक है, तो आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि किसका पाचन कहाँ होता है, हम अभी केवल आपको सारे अंग के बारे में बताएंगे, उसकी संरचना बताएंगे। पाचन हम अगले टॉपिक में बता देंगे, अलग अलग अंग में। तो यहाँ पर भोजन सरकता हुआ ग्रास नली में आता है। ठीक है, ग्रास नली हमारी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। अब देखिए ग्रास नली के बाद में तुरंत क्या आता है, तीसरा आपका आता है आमाशय। ग्रास नली के बाद में क्या आता है, आमाशय। आमाशय जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टमच बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं। अब आमाशय जो होती है, आमाशय को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कुछ जे के आकार की संरचना हमको दिखाई देती है। तो आमाशय जो होती है वो जे के आकार की संरचना होती है। आमाशय जो होता है इसमें 3 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक कार्डियक छिद्र, एक मिनट पहले मैं इसकी लंबाई आपको बता दें। तो जो आमाशय की लंबाई जो होती है, इसमें मतलब कितना लंबा होता है, तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी 20 से 25 सेंटीमीटर ये क्या होता है, लंबा होता है, और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, आमाशय की लंबाई यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो 20 से 25 सेंटीमीटर, और ऐसे में देखेंगे चौड़ाई तो 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। अब आमाशय जो होता है, हमने कहा कि उसमें 3 प्रकार के छिद्र या 3 प्रकार मतलब 3 भाग होते हैं। एक होता है, पहला जो होता है कार्डियक छिद्र, दूसरा होता है फंडिक, मतलब फंडिक बीच में होता है, फंडिक आप नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, फंडिक छिद्र या फंडिक भाग, और तीसरा जो होता है वो पाइलोरिक होता है। ठीक है, अब ये जो 3 होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये एक स्नेक्टर का काम करते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला होता है, इससे क्या होता है कार्डियक से, कि जो भोजन ग्रास नली से आमाशय में आ गया है तो वो वापस आमाशय से ग्रास नली में नहीं जाएगा, इसको रोकने का काम ये करेंगे। फिर बीच का पार्ट क्या होता है, फंडिक होता है। अब जो भोजन का जो आमाशय में जो पाचन हो गया है, अब वो जब भोजन आगे बढ़ेगा तो यहाँ से जब आमाशय के बाद में ग्रहणी आ रही है ना, तो जो भोजन आमाशय से ग्रहणी में आ जाएगा, दोबारा ग्रहणी से आमाशय में न जाने पाए, इसलिए क्या होगा, ये पायलोरिक छिद्र होता है। ये स्फिनेक्टर का काम करता है, रोकने का काम करता है। अब देखिए आमाशय में जो होती है, आमाशय में एक म्यूकस जो होती है, म्यूकस ग्रंथियां होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और इससे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी स्राव होता है। तो जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और जो HCl एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ने भोजन किया तो भोजन के साथ कुछ हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, तो उसको नष्ट करने का काम करते हैं, और भोजन को चिकना बनाए रखते हैं, और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं, क्योंकि आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में ही संभव है। अब देखिए इसके बाद में अगला अंग आपका क्या है, ग्रहणी। तीसरा है आपका अगला अंग जो है, चौथा जो है ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। ये आपको यहाँ से ये वाला पार्ट देखिए, आमाशय से फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट देख रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रहणी। अब देखिए ग्रहणी जो होती है, सबसे एक चीज तो हम पहले ये जानेंगे, जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, हम छोटी आंत की बात कर रहे हैं, तो छोटी आंत के ही 3 भाग होते हैं। छोटी आंत जो होता है इसके कितने भाग होते हैं, 3। पहला होता है ग्रहणी यानी कि डियोडिनम, दूसरा होता है इलियम, और तीसरा होता है जेजुनम। यानी कि जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है इलियम, और तीसरा होता है जेजुनम। अब देखिए जो ग्रहणी है, तो इसलिए ग्रहणी का जो ग्रहणी होती है ये सी, मतलब जो इंग्लिश में कैपिटल लेटर सी होता है, उस आकार की संरचना होती है, और यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। ठीक है, यह छोटी आंत का क्या होता है, प्रथम भाग होता है। फिर उसके बाद में देखिए ग्रहणी के बाद में यहाँ पर ये आपने यकृत को हम लोग देख लेते हैं। यकृत जो होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय, 3 चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो यकृत में देखिए, यकृत जो होता है, यह पित्तरस जो होता है, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, लेकिन पित्तरस को संचित करने का काम कौन करता है, ये पित्ताशय। तो देखिए यहाँ पर ग्रहणी हम जब देख रहे हैं, तो ग्रहणी से ही ये नली जा करके, मतलब पित्ताशय जा करके कहाँ पर, यकृत में रहता है। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो पित्ताशय बना हुआ है, ये जो आपको पित्ताशय दिख रहा है, तो ये पित्ताशय की नली यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, ना कि बंद है। देखिए यहाँ पर पित्ताशय की नली यहाँ खुली हुई है, तो यानी कि ग्रहणी एक माध्यम का काम कर रही है। अब क्या कर रही है, देखिए यकृत से जो भी पित्तरस है वो पित्ताशय के द्वारा आकर के ग्रहणी में मिलेगी। ठीक है, फिर अग्न्याशय से जो अग्न्याशयी रस है वो भी अग्न्याशय के माध्यम से आकर के ग्रहणी में मिलती है। तो जब अभी हम इसके आगे आपको भोजन का पाचन बताएंगे कि किस अंग में किस चीज का पाचन होता है, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो पित्ताशय से जो पित्त नली होती है, या पित्ताशय की पित्त नली के माध्यम से ही पित्त रस आकर के ग्रहणी में मिलती है, और अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस भी आकर के ग्रहणी में मिलती है। अब जिस प्रकार से मतलब जो भी यहाँ भोजन का पाचन होना है, यहाँ पर ग्रहणी में होगा।
अब इसके बाद में देखिए छोटी आंत, यानी कि हमने कहा ना छोटी आंत के 3 ही पार्ट होते हैं, ये ग्रहणी और इलियम जेजुनम। तो ये ग्रहणी आप जान ही चुके हैं। अब ये छोटी आंत, जो ये वाली जो छोटी आंत है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इलियम बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, और ये नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने छोटी आंत को देख लिया। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, 6 से 7 मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। क्योंकि हमको देखने में छोटी लग रही है, ये आपस में कुंडलित होती है, मतलब आपस में, ये हमने तो बहुत कम बनाया है, कुछ इस तरीके की संरचना छोटी आंत की होती है। ये आपस में कुंडलित रहती हैं, मुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए हमको यहाँ पर छोटी मतलब दिख रही हैं। तो इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत में भोजन का मतलब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, और छोटी आंत से ही क्या हो जाता है, अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। ग्रहणी के बाद में आपने 5वां पढ़ा है क्या, छोटी आंत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ी आंत इसे हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग बड़ी आंत की लंबाई लगभग 7 फीट होती है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम। तो छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत में कौन कौन से बताए थे हम, डियोडिनम और इलियम और जेजुनम। और बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं, 3, सीकम, कोलम और रेक्टम। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में पहला भाग जो सीकम होता है, सीकम यहाँ पर होता है, और कोलन जो होता है, देखिए कोलन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ, क्योंकि यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, फिर ऐसे जाती है, तो यहाँ पर असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स होता है, फिर यहाँ पर डिसेंडिंग, यानी असेंडिंग का मतलब आगे बढ़ते हुए, फिर ट्रांसवर्स का मतलब अनप्लस, और फिर डिसेंडिंग का मतलब अवरोही, यानी कि नीचे के क्रम में जाते हुए। और ये आपका मलाशय यानी कि रेक्टम है। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पर बड़ी आंत में ही एक फूली हुई संरचना होती है, जिसे हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर आपको इसका हिंदी नेम देखना है तो हिंदी नेम थोड़ा टफ होता है, अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी नाम इसका होता है कृमि रूप परिसेचिका। तो ये अपेंडिक्स फूली हुई संरचना होती है, जो कि इसका मनुष्य के शरीर में अब कोई काम नहीं है, जबकि यह मनुष्य के शरीर में एक अवशोषी अंग के रूप में उपस्थित है। अपेंडिक्स क्या होता है कि अपेंडिक्स में जो होता है सेलुलोज का पाचन, जैसे पहले के जो कच्चे मांस वगैरह जो खाते थे जो हमारे पूर्वज थे, तो उनमें जो होता था ये अपेंडिक्स विकसित होती थी। लेकिन अब हम लोग ऐसा भोजन नहीं करते हैं, तो ये हमारे शरीर में एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, भोजन के कण वगैरह अगर आ करके यहाँ पर फंस जाते हैं, तो ये क्या होती है, फूल जाती है। और अगर ये समय से अगर इसका इलाज ना किया गया, तो ये जो अपेंडिक्स होती है ये मनुष्य के शरीर में ही फूट जाती है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो अपेंडिक्स होती है, इसमें भोजन के कण फंसने के कारण ऐसा होता है। तो इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग
नहीं है। बस ये क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में हमारे जो है शरीर में सुरक्षित है, मतलब अवशेष के रूप में उपस्थित है। तो हम एक बार चित्र को पूरा देख लेते हैं शुरू से। तो पहले मुख होता है, फिर लाल ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रसनी, फिर ग्रसनी के बाद में ही ग्रासनली, फिर आमाशय, यकृत, पित्ताशय, यानी ये जो पित्ताशय होता है उसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। अग्न्याशय को पैनक्रियास बोलते हैं। ग्रहणी को क्या कहते हैं, डियोडनम कहते हैं। बड़ी आंत को क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर मलाशय को रेक्टम, और जो मल द्वार होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनस। और फिर उसके बाद में ये जो अपेंडिक्स है, आप चाहे इसको अपेंडिक्स बोलिए या फिर इसको आप हिंदी में किम्लू परसेसिका भी बोल सकते हैं। तो ये आपको सारे अंग के बारे में हमने बता दिया है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक जो आपका होगा, किस अंग में, जैसे आमाशय में किस चीज़ का पाचन होता है, अग्न्याशय में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है। तो इसके बाद में अगला टॉपिक जो होगा आपका पाचन तंत्र। ये आहार नाल की संरचना है, आप इसको पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं। अगले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है कि किस अंग में किस चीज़ का पाचन होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।